अब हम आगे देखते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन हो रही है वो अंदर भी हो सकती है और बाहर भी हो सकती है। तो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल्स लर्न करने हैं। एक्सटर्नल में आप फ्रॉग फिश का एग्जांपल याद रखिए, क्योंकि उसमें वाटर के अंदर ही मेल और फीमेल गैमेट को रिलीज़ किया जाता है। अब ये तो हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करी। इसके बाद में भी कई सारे इवेंट्स आते हैं, जैसे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। बेसिकली फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट के अंदर क्या बनता है, आपका जाइगोट बनता है। तो जो जाइगोट होता है वो वाइटल लिंक होता है बिटवीन डिफरेंट जनरेशन, ठीक है, अलग अलग जनरेशन से लिंक होता है। क्यों ये लिंक की तरह काम कर रहा है? क्योंकि जो जाइगोट ही है वो आगे जाके क्या करेगा, ये आगे चल के डिफ्रेंशिएट करेगा और न्यू ऑर्गेनिजम्स में बदल जाएगा। अब जो हैप्लॉइड डिवीजन है उसके अंदर जाइगोट की कौन सी फॉर्मेशन होती है या डिवीजन होती है? तो हैप्लॉइड के अंदर कौन सी होती है? 2n वाली, ठीक है। इसमें कौन सी डिवीजन हो जाएगी? मियोसिस। लेकिन जितने भी हैप्लॉइड होते हैं वो जाइगोट को एक थिक लेयर से कवर्ड करके रखते हैं बाहर से, जो कि उनको रप्चर होने से या अनफेवरेबल कंडीशन में बचाती है। लेकिन जितने भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होंगे, पहले से ही डिप्लॉयड हैं, तो उनका जाइगोट भी कैसा होगा? 2n होगा। तो इनके अंदर क्या होगा? इक्वेशनल डिवीजन होगी। तो ये कौन सा होगा आपका? माइटोसिस। अब इसके अंदर डेवलपमेंट प्रोसेस होगी, तो प्रॉपर तरीके से वो एम्ब्रियो के अंदर डेवलप करेगा और इसको कहा जाता है आपका एम्ब्रियोजेनेसिस। पूछते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? तो एम्ब्रियोजेनेसिस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोज सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन। अब कौन कौन से स्टेप्स होते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर? तो उसका आंसर है सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। अंडरस्टैंड? तो एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर दो तरीके से होता है, सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन। तो अब कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर एग की फॉर्मेशन हो रही है, और कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो डायरेक्ट रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, या बोल सकते हो डायरेक्टली यंग वन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इनको बोलते हैं ओवीपेरस एंड वीवीपेरस। ओवीपेरस मतलब जो एग है उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो फर्टिलाइज हो या अनफर्टिलाइज हो। लेकिन वो ऑर्गेनिजम्स जो डायरेक्टली यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं उनको वीवीपेरस कहा जाता है, ठीक है। ओवीपेरस मतलब जो एग को प्रोड्यूस करते हैं, और वीवी मतलब यंग वन को। तो ओवीपेरस जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके चारों तरफ जो एग है उसके जो शेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। मतलब उसका जो कंपोजिशन है वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आपको याद रखना। साथ ही साथ जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, प्लांट्स के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने बताया था ओव्यूल सीड में बदलेगा, ओवी जो है वो फूड में बदलेगी, और ओवरी के चारों तरफ जो होल है उसको हम क्या कहते हैं? पेरिकार्प कहते हैं। चलिए थोड़ी और चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं जो 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर स्कोर करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़, एक प्लांट है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है जिसका नाम है वॉटपेरासन, जिसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। तो पूछा ये जाता है कि टेरर ऑफ बंगाल का नाम ये कैसे पड़ा? तो बोलते हैं ना जो रेड सदर वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो वो बंगाल में मिलेगा। टेरर इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो पूरे वाटर बॉडी के अंदर, मतलब स्टैगनेंट वाटर जो रहता है, रुके हुए पानी में मिलने वाला एक वीड है। बहुत जल्दी ही डिवाइड करता है, जो उसका स्प्रेड होने का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, फास्ट है। दूसरी चीज़, वो पानी में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है, जिस वजह से एक्वाटिक एनिमल्स की डेथ हो जाती है, और इसलिए इसको टेरर माना जाता है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया, टेरर ऑफ बंगाल वॉटपेरासन को क्यों कहा जाता है। तो आप बताओगे कि ये एक एक्वाटिक वीड है, फाउंड इन स्टैगनेंट वाटर, एंड इट कंज्यूम्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर बॉडीज़ विच लीड टू द डेथ ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स। अब इसका जो रेट ऑफ स्प्रेडिंग है, रिप्रोड्यूस करने का जो रेट है वो काफ़ी स्पीडी है, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाता है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लेता है। एक और लाइन आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, मैं आपको पेज नंबर बताती हूँ उसका। उस लाइन में ये पूछा जाता है कि ऐसा क्या रीज़न था जिसकी वजह से टेरर ऑफ बंगाल को इंडिया में लेकर आए थे, क्या ऐसी खासियत थी उसके अंदर, मीन्स क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर था। आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 8 पर एक लाइन लिखी हुई है, दिस प्लांट इंट्रोड्यूस इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप्स ऑफ लीव्स। मतलब लीफ की शेप की वजह से और इसका जो फ्लावर है उसकी वजह से टेरर ऑफ बंगाल को इंडिया में लाया गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ब्रायोफाइलम की जो लीव्स होती है जब वो मॉइस्ट सॉइल के कांटेक्ट में आती है तो वो प्रोपोगेट करना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसा क्या है उनके पास में? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उनके पास में एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं जिसकी मदद से वो प्रोपोगेट करेंगे। वो कौन सा तरीका है? वो एक स्टेम कटिंग का पार्ट है।
तो जैसे ही वो स्टेम कटिंग कांटेक्ट में आती हैं मॉइस्ट सॉइल के, तो वहाँ से वो प्रोपोगेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्थेनोजेनेसिस, उसके सारे एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। तो उसके एग्जांपल में मैंने आपको बताया टर्की है, हनी बी है, इसके अलावा कुछ लिजार्ड्स होती हैं, कुछ बर्ड्स होते हैं। अब टर्की का जो एग्जांपल है ना, वो आप बर्ड्स में ले सकते हैं। रोटीफर्स भी इसी का एग्जांपल है, आपको बुक में सब मिल जाएगा। इसके बाद दो तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। देखो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर मीडियम की हमेशा ज़रूरत पड़ती है और इंटरनल में एज सच किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्सटर्नल में बॉडी के बाहर फंक्शन होगा और इंटरनल के अंदर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। बट इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर पेरेंटल केयर होती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो फीमेल है वो अपने बच्चे का पर्सनली खुद बहुत ध्यान रखेगी, लेकिन जो एक्सटर्नल है तो वहाँ पर कहाँ पर पानी में जाके कौन से गैमेट कहाँ फ्यूज़ होंगे, तो कोई भी पेरेंटल केयर उसके अंदर नहीं होती है। जो गैमेट्स होते हैं, जो जाइगोट्स होते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर, वो शिकारी के खतरे में होते हैं, लेकिन जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, करेक्ट। यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल के रिस्पेक्ट में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें मैंने आपको पपाया का एग्जांपल बताया था, मस्टर्ड का एग्जांपल बताया था। देखो, अगर आप किसी गार्डन में पी के प्लांट्स देखोगे तो आपको उसको मेल और फीमेल दोनों नज़र आ जाएंगे, लेकिन जनरली पपाया के अंदर ऐसा सच कुछ भी नहीं नज़र आता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो पपाया है यूनिसेक्सुअल है और जबकि जो पी होती है वो बायसेक्सुअल होती है। तो बायसेक्सुअल का मतलब यही होता है कि मेल और फीमेल दोनों ही एक प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, पी के केस में, लेकिन पपाया के केस में ऐसा कुछ नहीं होगा। सो आपका चैप्टर नंबर 1 यहीं पे कंप्लीट होता है। इस तरीके के कई क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। बेटा, अगर बुक नहीं है तो प्लीज़ बुक परचेज़ कर लो, क्योंकि बिना बुक का आपसे काम नहीं चलने वाला है। आपको एक बार चैप्टर को रीड करना पड़ेगा। मैं आपको बुक बता देती हूँ, ये आपकी बुक है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 14 हमारा बीच में थोड़ा रह गया है, तो हम उसको बाद में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। इसमें मैंने आपको लाइफ स्पैन के बारे में बता दिया है, ठीक है। फिर ये यहाँ पर आपके लाइफ स्पैन दे रखे हैं सबके, ठीक है। उसके बाद में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, अमीबा का एग्जांपल मैंने आपको दिया था इसके अंदर। फिर ये कई सारे प्लांट्स के बारे में बता रखा है यहाँ पर, ठीक है। ज़ूस्पोर्स के बारे में, कॉनिडा के बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें मैं आपको एग्जांपल दिया था राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट बल्ब, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर। फिर आता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने जुवेलियम वेजिटेटिव फेज़ के बारे में पढ़ा था, जिसमें जुवेलियन फेज़ था।